आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ने एक सिर्फ 23 साल के नौजवान को फांसी पर क्यों चढ़ा दिया? चलिए आज इसी के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। 23 साल, बस इतनी सी उम्र थी भगत सिंह की जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी दे दी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम उम्र में कोई एक पूरे साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर बन कैसे सकता है। यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या ये सिर्फ एक कानूनी मामला था, कत्ल की सजा थी, या फिर इसके पीछे एक बहुत गहरा डर छुपा हुआ था? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कागजों पर क्या लिखा था। पहली नज़र में तो भगत सिंह को फांसी देने की वजह बड़ी सीधी और साफ लगती है। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जिसने एक नौजवान भगत सिंह के मन में क्रांति का बीज बो दिया। फिर 1928 में जब लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज में मौत हुई तो ये आग और भड़क गई, और इसी के बदले में जेपी सॉन्डर्स की हत्या हुई, जिसके बाद वो सरकार की नज़रों में एक वांटेड क्रांतिकारी बन गए। तो सरकारी फाइलों में आरोप एकदम साफ थे। सॉन्डर्स का कत्ल, सरकार के खिलाफ साजिश रचना और साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़ना। मुकदमा चलाने के लिए ये वजह काफी थी। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही थी? असल कहानी में मोड़ तो तब आता है जब भगत सिंह ने खुद ये दिखाया कि उनका इरादा सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति थी। और यहीं से हमें ये समझना होगा कि भगत सिंह सिर्फ एक गुस्सैल क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक सोची समझी विचारधारा के साथ काम कर रहे थे। उनका अगला कदम इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जरा इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखिए। सॉन्डर्स की हत्या एक गुप्त एक्शन था, जिसके बाद वो फरार हो गए। लेकिन असेंबली में बम फेंकना एक पब्लिक स्टेटमेंट था। वो भागे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे। सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। उन्होंने ऐसे बम इस्तेमाल किए जिनसे सिर्फ धुआं और जोर की आवाज हो, किसी को चोट न पहुंचे। वो चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि वो अदालत को ही अपना मंच बना सकें और अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचा सकें। और बम फेंकने के बाद हवा में नारा गूंजा, इंकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति अमर रहे। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, बहरी हो चुकी ब्रिटिश सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना और अदालत को अपना स्टेज बनाना। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। भगत सिंह के इन कदमों ने ब्रिटिश सरकार को सिर्फ परेशानी नहीं किया, बल्कि सच कहूं तो डरा दिया। और ये डर उन बमों का नहीं था, बल्कि किसी और ही चीज का था। और यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। असली खतरा भगत सिंह के हाथ में मौजूद कोई हथियार नहीं था। असली खतरा था उनके दिमाग में मौजूद वो विचार जो आग की तरह फैल रहे थे। देखिए, वो पढ़े लिखे थे, जबरदस्त लिखते थे और अपने तर्कों से ब्रिटिश राज की नींव पर सवाल खड़े कर रहे थे। उनकी बातें, उनका जज्बा लाखों नौजवानों को प्रेरित कर रहा था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ही ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा डर थी। तो यहाँ हमें दो अलग अलग वजहें साफ दिखती हैं। एक जो दुनिया को बताई गई, सॉन्डर्स की हत्या की सजा, और दूसरी असली वजह, एक खतरनाक सोच को, एक प्रतीक को हमेशा के लिए मिटा देना ताकि क्रांति की वो आग बुझ जाए। लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार अपने इस असली मकसद में कामयाब हो पाई? क्या वो उस आग को बुझा सके? इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। जो हुआ वो उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा था। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो वो डरे हुए नहीं थे, वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उनके इस निडर अंदाज ने उनके विचार को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। अंग्रेजों का लक्ष्य था भगत सिंह को खत्म करके क्रांति की आवाज को दबाना, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी शहादत ने उस आग को बुझाने के बजाय पूरे देश में फैला दिया, और भगत सिंह एक इंसान से कहीं ज्यादा एक अमर विचार बन गए। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक विचार में असल में कितनी ताकत हो सकती है? भगत सिंह की कहानी हमें यही बताती है कि एक विचार बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे सकता है। शरीर को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक ताकतवर विचार को नहीं।